हेलो एवरीवन, मैं रत्ना तिवारी अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा का भाग 2 है। इसका भाग 1 कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें, जिससे पूर्ण रूप से आप खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य गुणवत्ता के बारे में जान पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने खाद्य संक्रमण, खाद्य विषाक्तता एवं विषैलेपन के बारे में, बहुत सारे जैविक, भौतिक और रासायनिक खतरे के बारे में जाना था। तो अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों और खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में जान पाएंगे। उनकी भूमिका क्या है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ क्या होती हैं, उनके महत्व क्या हैं एवं इस क्षेत्र में जीविका के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम जिन विषयों की चर्चा करेंगे वे हैं भारत में खाद्य मानक और विनियम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौते, इसके क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा प्रणाली एवं जीविका के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम खाद्य मानकों को समझते हैं कि खाद्य मानक होते क्या हैं। एक्चुअल में खाद्य मानक सरकार या संबंधित एजेंसी द्वारा कुछ नियम या निर्देश निर्धारित किए जाते हैं, जिनका पालन खाद्य उत्पादन, खाद्य संसाधन, भंडारण करने वाली जितनी भी इकाइयां हैं, उनको उन नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो खाद्य मानकों में किसी खाद्य पदार्थ से संबंधित सभी दिशा निर्देश स्पष्ट दिए गए होते हैं, जैसे कि किसी खाद्य पदार्थ में स्वास्थ्य, सुरक्षा, गुणवत्ता संबंधी कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, उसके उत्पादन, संसाधन, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण और वितरण इत्यादि के दौरान कौन कौन सी शर्तें पूरी की जानी चाहिए, और प्रत्येक स्तर पे कच्चे माल से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की जितनी भी स्थितियां आती हैं, जितनी भी लेयर्स आती हैं, जहाँ जहाँ खाद्य सामग्री क्रॉस करके जाती है, वो सभी उन मानकों का पालन करें जो सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं। आमतौर पर मानकों के 4 स्तर होते हैं, जो एक दूसरे से भली भांति जुड़े हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? कंपनी मानक। कंपनी मानक क्या होते हैं? कई मानक जो कंपनी होती है वो ही निर्धारित करती है अपना एक स्टैंडर्ड लेवल, कि हमारा ये स्टैंडर्ड होगा, इस स्टैंडर्ड की चीज़ हम लेकर आएंगे और उसी का खाद्य पदार्थ बनेगा। सामान्यतः ये बिल्कुल जैसे कि राष्ट्रीय मानक होते हैं, इनकी नकल की हुई होती, इनकी जस्ट कॉपी होती है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानक। राष्ट्रीय मानक जो राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वो राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। और ये मानक देश में जो भी एक तरीके की खाद्य सामग्री होगी उनके लिए एक समान ही रहते हैं, जैसे कि FPO, FSSAI, ये सारे सभी खाद्य निर्माताओं को
इन मानकों को के अनुसार खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय मानक हैं, जो मानक किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, वे कहलाएंगे क्षेत्रीय मानक। ये मानक क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग हो सकते हैं और आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के अलग अलग कानूनी मानकीकरण संगठन होते हैं। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानक, जैसा आपको समझ में आया होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं। कुछ संगठन हैं जैसे कि ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, और कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAP। ये कंपनी अंतर्राष्ट्रीय हैं जो मानक को निर्धारित करती हैं और इस संगठन के सभी सदस्य देश जो उत्पाद करते हैं वे इन मानकों के आधार पर कार्य करते हैं। जैसे कि आपने ISO 9000 सुना होगा, इसके अनुसार कई खाद्य पदार्थ पे ये नंबर देखा होगा जो इस गुणवत्ता को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है भारत में खाद्य मानक विनियम, यानी कि भारत में कौन कौन से खाद्य से संबंधित मानक निर्धारित किए गए हैं। तो अगर हम गौर करें तो भारत में खाद्य मिलावट, खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1954 में 1954 में PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बनाया था, लागू किया था, और उसके बाद इस अधिनियम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए गए और लगभग 200 बार परिवर्तन किए जा चुके हैं। अब तक आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जितने भी भारत में उत्पाद बनते हैं, जिनका आयात किया जाता है या भारत में बेचे जाते हैं, वो सभी खाद्य उत्पाद इन मानकों के आधार पर ही बनाए जाएंगे। PFA के अतिरिक्त अन्य आदेश अधिनियम भी हैं जो पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि फल और सब्जी उत्पाद, ये फल और सब्जी उत्पाद आदेश फल और सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश। इस आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के मांस संबंधी उत्पादों के लिए लाइसेंस निर्धारित किया जाता है। और एक और है वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। इस आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के वनस्पति तेलों, मार्जरीन और चर्बी के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। FPO प्रमाणित कुछ वस्तुएं जैसे कि जेली, अचार, मार्मलेड, चटनी, सॉस इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे है स्वैच्छिक उत्पाद प्रमाणन, यानी कि विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ सरकार द्वारा ऐसी स्वैच्छिक संस्थाएं बनाई गई हैं जो उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग उत्पादों के लिए कुछ स्वैच्छिक मानक चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और ये मानक चिन्ह उत्पादों को तब प्रदान किए जाते हैं जब वे उत्पाद उन मानकों के अनुरूप ही बनाए गए हों, बतौर उनकी
पूरी चेकिंग होती है, और जब वो ये क्लियर कर लेते हैं कि उन मानक को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तभी ये उत्पादों पर चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। जैसे आपने कई उत्पादों पर ISI, FPO ऐसे मार्क्स देखे हैं, तो ये गुणवत्ता की सिक्योरिटी जांच करने के बाद ही दिए जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? कुछ प्रमुख हैं: ISI मार्क, एग मार्क और FSSA मार्क। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर मानकीकरण चिन्ह दिया जाता है, ISI का चिन्ह दिया जाता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों पर दिया जाता है। एग मार्क जितने भी कृषि उत्पाद हैं उन पर दिया जाता है, एवं FSSAI खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानून जो बटे हुए थे कहीं, उन सबको अब कंबाइन करके एक ही छत के नीचे लाया गया हो और सबको कंबाइनली FSSAI का स्टैंडर्ड मार्क दिया जाता है। ISI मार्क को कौन जारी करता है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये जारी किया जाता है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, और ये 1955 से लागू किया गया है ये भारत में। शिशु खाद्य पदार्थों पर, डिब्बाबंद पदार्थों पर, पेयजल पर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर ये मानक चिन्ह ISI का लगाया जाता है, आपने अक्सर ही देखा होगा। इसके अलावा एग मार्क है। एग मार्क भारत सरकार विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया गया है और ये 1937 से प्रभावी है, और इसमें संशोधन 1986 में हुआ है। जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं वे सारे इस मानक के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आटा, चावल, बेसन, घी, मक्खन, सभी प्रकार के मसाले, शहद, मूंगफली, गुड़, चाय, इन सभी पर एग मार्क लगे हुए होते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई नियम और नियमन बनाए जो धीरे धीरे खाद्य उद्योग को बहुत पेचीदा लगने लगे। तो इसलिए इस बात की आवश्यकता हुई कि खाद्य गुणवत्ता के नियमन के लिए इन सभी नियमों को एकीकृत कर दिया जाए। इस उद्देश्य के साथ भारत ने 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSSA पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खाद्य से संबंधित विभिन्न नियमों को समेकित करना, एक साथ करना और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना, खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करना एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए किया गया। इस अधिनियम में खाद्य पदार्थों के निर्माण परिसर और उनके चारों ओर की परिस्थितियां कैसी हैं, स्वस्थ हैं या नहीं हैं, कौन कौन से संभावित खतरे हो सकते हैं, उनका आकलन किया जाना और उनके प्रबंधन किया जाना, कैसे उनसे बचा जाए, इसका प्रावधान शामिल है, जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम PFA में स्पष्ट नहीं थे। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम खाद्य नियमों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को काफ़ी हद तक अनुकरण करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौते, ऐसे संगठन एवं समझौते जो खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंधित हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में उपभोक्ता को स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा खाद्य पदार्थों की बिक्री पे बहुत सारे कपटपूर्ण तरीकों को रोकने के लिए कुछ सरकारी
प्राधिकरण द्वारा खाद्य मानक विकसित और लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और वर्तमान में ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते हैं जो खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देने में तथा शोध और व्यापार को आसान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कोडेक्स अल्टरनेटिव्स कमीशन CAC और इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है? इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की जो सुरक्षा है स्वास्थ्य की, उसको ध्यान में रखकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए गए और इसको कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए स्थापित किया गया और विश्व में 2017 तक इसके 187 देश सदस्य बन चुके हैं। भारत भी अपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इस संस्था का सदस्य बना हुआ है। हाल के वर्षों में CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों के लिए एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र बन गया है। इस संस्था के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली खाद्य नियमावली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक विश्वसनीय संग्रह माना जाता है और इसमें प्रकाशित प्रलेखों को कोडेक्स एलिमेंटेरियस के नाम से जाना जाता है। खाद्य नियमों के मानक पद्धति के नियमावली मार्गदर्शन के अनुशंसाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास में कोडेक्स मानक का अनुसरण करते हैं। अभी हमने कोडेक्स इंडिया की बात की थी, तो भारत के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र NCCP है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्थित है और यह राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के सहयोग से भारत में कोडेक्स गतिविधियों को समन्वित एवं प्रोत्साहित करती है, जिसको और जानकारी आप लिंक पर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, थोड़ा हिंदी में स्पेलिंग या थोड़ा आगे पीछे है, ट्रांसलेट अभी सही ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको ठीक से समझिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इस बात पे आप गौर करिए, गैर सरकारी संगठन है। इस संगठन का मिशन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को आसान बनाने और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में माना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होते हैं एवं ISO 9000 गुणवत्ता आवश्यकता का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। आपने देखा होगा ISO 9000 एक ऐसा गुणवत्ता का चिन्ह है, संकेत है, जो किसी संस्थान के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है।
हालांकि ये मानक गैर सरकारी है और इसको अपनाना स्वैच्छिक है। अगर किसी कंपनी की इच्छा है तो इस मानक को अपनाएं, अन्यथा ना अपनाएं। अंतर क्या है कोडेक्स और आईएसओ में, आइए इसको जानते हैं। कोडेक्स राष्ट्रीय विनियमन को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और आईएसओ वो स्वैच्छिक है, कोडेक्स स्वैच्छिक नहीं है। बदलने की गति बहुत धीमी है कोडेक्स की, बहुत धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते, जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होते। जबकि आईएसओ में हर 5 साल में जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाती है। कोडेक्स में केवल अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन किया गया है और जबकि आईएसओ के तहत वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार के समझौतों को लागू करके व्यापार के झगड़ों को निपटाकर देश की जो व्यापार नीति है उसके मुद्दों में सहायता करके सहजतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक और पूर्व अनुमान के साथ व्यापार को चलाया जाए। WTO समझौते में वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा भी शामिल है। मानकों को अपनाने और लागू करने पर जोर देने के लिए एक सुदृढ़ खाद्य नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता थी एवं एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में ये सम्मिलित है। खाद्य निरीक्षण एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, खाद्य निरीक्षण एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। खाद्य निरीक्षण क्या है? आपने पहले भी खाद्य निरीक्षक का नाम सुना होगा, जो निरीक्षण करते हैं, फूड इंस्पेक्टर जिन्हें हम कहते हैं। तो सभी प्रकार के खाद्य उत्पादकों को मानक के अनुरूप गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस खाद्य पदार्थ का उत्पादन, हस्तन, संसाधन, भंडारण और वितरण निर्धारित नियमों के अनुसार और कानून के अनुरूप किया गया है या नहीं। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगर परिषद प्राधिकारी खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं, यानी ये नियुक्ति पूरी तरह से सरकार द्वारा होती है, जो प्रयोगशालाओं में मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों के नमूनों की गुणवत्ता का जांच करते हैं। विश्लेषणात्मक क्षमता, खाद्य संदूषण, पर्यावरणीय रसायनों, जैव आविशों, रोगजनक जीवाणु और जितने भी खाद्य जनित जीवाणु होते हैं उनका पता लगाने के लिए खाद्य विश्लेषण क्षमताओं की आवश्यकता होती है और किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ विश्लेषण के लिए परीक्षण संबंधी सभी सुविधाओं से युक्त तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की इसके लिए आवश्यकता है, जहां पर खाद्य पदार्थों की सही रूप से जांच हो पाएगी। इसके अलावा जो कर्मचारी खाद्य पदार्थों की जांच करेंगे उनका पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उनको भौतिक विज्ञान, रासायनिक, सूक्ष्म जैविक विश्लेषण में कुशलता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए कि किस तरह से खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया जाता है। तो पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित बहुत से मुद्दे केवल खाद्य जनित रोगाणु और रासायनिक आविशों एवं अन्य खतरों तक ही सीमित नहीं है। खाद्य संकट की विभिन्न श्रृंखला और चरण में प्रवेश करता है, किसी भी चरण में, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। इसलिए पूरी तरह से श्रृंखला के दौरान पर्याप्त नियंत्रण रखना ज़रूरी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक खाद्य पदार्थ टेबल तक आने के लिए कितने स्टेप से उसको गुजरना पड़ रहा है। पहले फार्म से ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर मिल में आया, वहाँ चीज़ें क्लीन की गई, कुछ प्रोसेसिंग वहाँ हुई, फिर कोई दूसरी जगह गई, वहाँ कुछ प्रोसेसिंग हुई, फिर होल सेलर के पास आया, रिटेलर के पास आया।
तब जाकर वो कहीं कंज्यूमर की टेबल पर आता है प्रोडक्ट। तो इन सभी जगहों पर गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए खाद्य श्रृंखला खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली अपनाई गई। ये प्रणाली के अंतर्गत गुणवत्ता को खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए GMP यानी कि उत्तम निर्माण पद्धतियाँ, GHP उत्तम हस्तन पद्धतियाँ एवं HACCP संकट विश्लेषण संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु। तो आइए इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहेंगे कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को कंट्रोल करने के लिए ये तीनों कार्य करते हैं। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ क्या होती हैं? इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ या जो खाद्य उत्पाद है उसका निर्माता संसाधक अपने उत्पादों को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाए रखने से पहले से ही उपाय करें और मानकों का पालन करें। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ अपनाने से संदूषण की संभावना को कम किया जा सकेगा या पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है तथा गलत उत्पाद और गलत लेबलिंग से बचा जा सकता है। इससे उपभोक्ता हमेशा गुमराह होने से बचेगा और निर्माता उत्पादों के उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करके अपने उत्पाद के प्रति लोगों के मन में, कंज्यूमर के मन में एक विश्वास को बढ़ा पाएंगे। इसलिए GMP का एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम माना जाता है। उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे व्यापक अधिगम हैं जो खेत से दुकान अथवा उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान खाद्य संदूषण के संभावित स्रोतों की पहचान करता है कि कहाँ कहाँ पर फूड खाने को ख़राब होने के चांसेस हैं और ये बताता है कि खाद्य संदूषण के खतरों को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, कौन कौन सी विभिन्न विधियाँ अपनाई जानी चाहिए ताकि हर एक स्टेप पर खाद्य सुरक्षित रहे और अपनी गुणवत्ता को बनाए रखें। संकट विश्लेषण संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। इसका सिद्धांत है भोजन की सुरक्षा के बारे में आश्वासन देना। सबके सिंबल्स साथ में मैंने दे रखे हैं, आप आसानी से इनके सिंबल्स को देख सकते हैं। तो HACCP खाद्य निर्माण एवं भंडारण के लिए एक उपागम है जिसमें किसी भी खाद्य उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जो भी कच्ची सामग्री है, निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विस्तार से ध्यान दिया जाता है जिससे कि कोई भी सूक्ष्म जीव, कोई जीवाणु या खाद्य संकट का विकास ना हो सके और उनकी सही से पहचान की जा सके। इसमें कच्ची सामग्री को एकत्र करना, निर्माण, वितरण, खाद्य उत्पादों का उपयोग, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकटों की संभावनाओं का आकलन एवं संकटों के नियंत्रण के लिए उपाय बताना है। तो HACCP बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको लागू करना किसी भी कंपनी के लिए? क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक निवारक दृष्टिकोण है। हालांकि हर तैयार खाद्य पदार्थ का निरीक्षण और परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, परंतु क्योंकि बहुत समय लग जाता है प्रक्रिया में और महंगी प्रोसेस है, तो और कोई भी कमी तब पकड़ आएगी जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो जब वे उत्पन्न होती हैं उससे बात पता चले से बेटर है कि उसके उत्पन्न होने के पहले ही सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया जाए ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो, तभी उचित कार्रवाई करके और उन खतरों की पहचान की जा सके। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों और निर्यात करने वाले सभी संसाधकों को उपयोग प्रभावशाली तरीके से करने के लिए सक्षम बनाती है और
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 HACCP, GMP और GHP के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व उत्पादकों और आपूर्ति करने वालों पर डालता है और यह उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यह नियमित रूप से लगातार अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का आश्वासन देता है। कार्यक्षेत्र क्या क्या हैं खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से जुड़े हुए? क्योंकि आज के समय में भारतीय खाद्य संसाधन उद्योग बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और भारत में खाद्य उद्योग समग्र रूप से सकल घरेलू उत्पाद GDP में 26% की हिस्सेदारी रखता है और इसकी उन्नति की गति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में भारत खाद्य उद्योग विकास का एक प्रमुख क्षेत्र होगा। वैश्वीकरण तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों के प्रयासों के कारण भारत में निर्मित खाद्य उत्पादों का निर्यात भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में इस प्रगति को बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि भारत का पूरे विश्व में व्यापार पूर्ण रूप से चलता रहे। जो भी व्यक्ति अपनी इस क्षेत्र में जीविका बनाना चाहता है उसके लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसको किन किन चीज़ों में निपुण होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खाद्य रसायन, खाद्य संसाधन एवं खाद्य संरक्षण, विश्लेषण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त खाद्य सूक्ष्म जैविकी, खाद्य संबंधी कानूनों और संवेदी मूल्यांकन में भी निपुण होना बहुत ज़रूरी है। उपरोक्त क्षेत्रों में निपुण व्यावसायिकों को विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियों में खाद्य विधिकर्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ऐसे बहुत सारे जॉब के करियर के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो जीविका के अवसर पर एक दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन से जीविका के अवसर उपलब्ध हैं। खाद्य उद्योग की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में विश्लेषक अथवा प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में खाद्य निरीक्षण, खाद्य परीक्षण सहित विभिन्न पदों पर कार्य कर सकते हैं। HACCP में विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकते हैं। शिक्षण और शिक्षाविद के क्षेत्र में जा सकते हैं। खाद्य लेखा परीक्षक के क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो खाद्य लेखा परीक्षक बन सकते हैं या ISO जैसे गुणवत्ता प्रमाणनकरण में परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। शोध या अनुसंधान के रास्ते उपलब्ध हैं हमेशा आपके लिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। जिनका राइटिंग में इंटरेस्ट है वो वैज्ञानिक लेखन कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता को लेके, एवं स्वैच्छिक संगठनों में विभिन्न पदों पर भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा स्वरोजगार और उद्यमिता के भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। कोई भी विश्लेषणात्मक खाद्य प्रयोगशाला, खाद्य सुरक्षा परामर्शदाता और खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को अपनाकर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, अपने आप को इस क्षेत्र में मजबूत स्थान प्रदान कर सकता है। अब कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, इनको ज़रूर करिए जिससे आपको सब याद हो जाएगा जो भी अभी पढ़ा है। वो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है, HACCP के महत्व की चर्चा करेंगे, आप लिखेंगे उसके बारे में। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों की सूची देंगे और किन किन खाद्य पदार्थों पे कैसे लगता है ये ज़रूर लिखेंगे साथ में। एवं कोडेक्स और ISO के बीच में क्या अंतर है इसको भी लिखेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।